हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा आईडीटी का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ईवी बिल। ईवी बिल क्या होता है, क्या बोलता है ये चैप्टर, अपन क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है, नया तरीका निकाला, ठीक है, जिसके थ्रू वो टैक्स इवेजन को रोक सकें, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकें, चीज़ों को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, कैसे किया इन्होंने ये चीज़, इन्होंने लाया एक कॉन्सेप्ट ऑफ ई वे बिल। इन्होंने बोला कि जब कभी भी आप माल का ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है, मतलब माल को सप्लाई करोगे इंटर स्टेट, ठीक है, या फिर अगर आपने माल को सप्लाई करा है एट अ डिस्टेंस विच इज़ मोर देन 50 किलोमीटर्स, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको ना कुछ एक्स्ट्रा की फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी। जैसे अगर अपन सिंपल रखें तो मैं महाराष्ट्र से कर्नाटका अगर कुछ माल भेज रहा हूँ ना, तो मेरे को एक ई वे बिल बना के माल सप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने ट्रक में माल लोड किया, तो नाउ दैट द ट्रक इज गोइंग टू क्रॉस द स्टेट बॉर्डर्स, तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, ई वे बिल। इससे होगा क्या, देखो, जब तक आप ई वे बिल बनाओगे नहीं, आप अपना गुड्स का जो मूवमेंट है वो चालू नहीं कर पाओगे। तो गुड्स को अगर आपको दूसरी जगह पहुंचाने हैं, सबसे पहले ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अब आप ई वे बिल बनाने का जो प्रोसीजर है ना, उसमें आप क्या करते हो, उसमें आपको कुछ जो डिटेल्स होती है आपकी, ठीक है, सप्लाई रिलेटेड, वो सारी की सारी सरकार के पास चले जाती है। अब जब एक बार आपने ई वे बिल बनाया, ठीक है, और उसको बनाने के लिए आपने जो डिटेल सरकार को दी, अब वो क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट सरकार के पास जा चुकी है। अब आप उसको छुपा नहीं पाओगे, मतलब अब आप उस पर टैक्स इवेड नहीं कर पाओगे। एक तरीका ये है। अच्छा, इससे क्या होता है, टैक्स इवेजन तो रिड्यूस होता ही है, साथ ही साथ बिजनेस कॉस्ट भी रिड्यूस होता है। पहले क्या होता था यार, पहले आप अगर ई वे बिल नहीं बनाते थे, जो देखो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या हुआ, ई वे बिल ना, ये पूरा इन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस लाने से क्या किया है, हमको कोई जो अपना ट्रांसपोर्टर होता है ना, उसको पेपर लेके घूमना नहीं पड़ता, ठीक है, तो उसका पेपर वर्क वाला काम रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप हमको 17 जगह हमारे ड्राइवर लोगों को रोकते थे, ठीक है, उनके ट्रांजिट में जब रास्ते में जाते थे माल, 17 बार आप उनको रोकते थे कि माल चलो यहाँ चेक पोस्ट पे चेकिंग होती है, अगले चेक पोस्ट पे चेकिंग होती थी। ठीक है, इससे क्या होता था, बार बार हमारी गाड़ी रुकती थी, हमारा टाइम वेस्ट होता था, ठीक है, हमारा बिजनेस कॉस्ट बढ़ जाता था। इससे हमारा जो काम 5 घंटे में होने वाला था, वो काम अब 8 घंटे में होगा। हो सकता है ओवरनाइट स्टे करना पड़े हमारे ड्राइवर को, ज़्यादा देर काम करेगा उसको हमको ज़्यादा देर पैसे देने पड़ेंगे, हमारे लिए बिजनेस कॉस्ट बढ़ता था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो ई वे बिल के आने से सुधर गई। एंड एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट काम तो सरकार के लिए हो गया कि टैक्स एविजन बच गया। अब कब करना पड़ता है, जब कभी भी आपका कंसाइनमेंट का वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा का होता है ना, तब आपको ई वे बिल करना पड़ता है। मतलब अगर अप टू 50,000 रहा तो ई वे बिल के बिना भी काम चलता गया, बिल्कुल चलता। समझ में आ रहा है कि आपको बात क्लियर है। चलो देखो, अब अपन, मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, अब अपन डिटेल में पढ़ते हैं ई वे बिल होता क्या है। इन नॉर्मल सेंस, वे बिल इज अ रिसीट और अ डॉक्यूमेंट कैरियर गिविंग द डिटेल्स ऑफ द शिपमेंट इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनी एंड ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन। कौन है वो बंदा जिसने माल सप्लाई किया है, और कौन है वो कंसाइनी जिसको माल जा रहा है, कंसाइनर कंसाइनी का डिटेल। उसके बाद में ओरिजिन क्या था, कहाँ से माल मतलब ट्रक में लोड हुआ है, एंड कहाँ वो डेस्टिनेशन है जहाँ पे वो माल अनलोड होने वाला है। ठीक है, ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि पोर्टल पे जनरेट होता है, सो दैट द शिपमेंट कैन बी ट्रैक्ड बाय द गवर्नमेंट। आपका जैसे ही शिपमेंट स्टार्ट हुआ है से लेके जब तक वो खत्म नहीं होता, सरकार की उस पर नजरें रहने वाली है। ई वे बिल इज जनरेटेड इन फॉर्म नंबर EWB01 ऑन द कॉमन पोर्टल, जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे बनाया जाता है। इससे होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, टैक्स एविजन रिड्यूस होता है, गुड्स का मूवमेंट फटाफट होता है, ठीक है, डिजिटल और पेपरलेस सिस्टम होता है, एनहांसेस ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस। भैया आपने एक बार ई वे बिल बना दिया ना, उसकी एक ऑथेंटिसिटी होती है, ठीक है, सामने वाला भी बंदा पेमेंट फटाफट करता है, रिड्यूस बिजनेस कॉस्ट। जैसा मैंने आपको बताया, ई वे बिल से चेकिंग बहुत कम होती है बार बार, ठीक है, इससे हमारा बिजनेस कॉस्ट रिड्यूस होता है। अब व्हेन इज द ई वे बिल रिक्वायर्ड, ई वे बिल की ज़रूरत कब होती है, जब आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा की होती है। एंड यहाँ पे इन्होंने दिमाग लगाया, क्या बोला, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बट एक्सक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। आप अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई को एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हो ना, देन इन दैट केस ई वे बिल नहीं भी बनाया तो चलेगा। बट अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई है, उसमें इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, अगर कंसाइनमेंट का वैल्यू 50,000 से ज़्यादा गया, देन इन दैट केस आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अब इन रिलेशन टू सप्लाई, यानी कि रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे, रीजंस अदर देन सप्लाई, आपने क्या किया, अपना एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे स्टॉक ट्रांसफर करा, किसी से माल खरीदा था, अब आप उसको रिटर्न कर रहे हो कुछ कम ज़्यादा आने पर। ठीक है, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर किसी अनरजिस्टर्ड बंदे ने आपको सप्लाई किया है, तो अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स रिसीव करते हो तो आप ई वे बिल बना दोगे।
समझ में आया क्या? अब हो सकता है कि आप रजिस्टर्ड ना हो, बट आपने किसी ऐसे ट्रांजैक्शन में पार्ट लिया है जहाँ पे ईवेबल बनाना ज़रूरी है। तो अब ऐसे केसेस में आप ईवेबल बनाओगे कैसे? आपके पास तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर ऑब्टेन कर लेना, ठीक है। इट विल बी जनरेटेड फॉर द फॉलोइंग अनरजिस्टर्ड पर्सन हु आर रिक्वायर्ड और चूज टू जनरेट एन ईवेबल। ऐसे कौन से लोग हैं? अरे ऐसे लोग जो कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स को इंटरस्टेट बेच रहे हैं, ठीक है सर। बट आपने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कि अगर आप इंटरस्टेट गुड्स बेचते हो तो जनरली तो कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन, बट अगर वो आप जो गुड्स बेच रहे हो वो स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्टेड गुड्स हो, तो ऐसे केसेस में इफ दे आर अप टू द एग्रीगेट टर्नओवर का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है तब तक आपने बेचा है तो आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। लेकिन ऐसे लोग जब कभी भी इंटरस्टेट माल सप्लाई करेंगे तो ईवेबल तो बनाना पड़ेगा अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा का है। तो ऐसे लोगों के पास नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, बट वो क्या करेंगे? यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेंगे। सिमिलरली अनरजिस्टर्ड पर्सन जो कि वॉलेंटरीली ईवेबल जब बनाना चाहता है, ठीक है, तो भाई ले ले भाई फिर तू यूनिक एनरोलमेंट नंबर और बिंदास बना ले। समझ में आया क्या? ईवेबल मस्ट बी जनरेटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब कभी भी आप कोई गुड्स को एक जगह से दूसरी गुड्स जगह पे भेज रहे हो तो ड्राइवर जब गुड्स लेके निकल रहा है तो चेकिंग होगी रास्ते में। तो भाई जब तुम स्टार्ट कर रहे हो ना मूवमेंट, उसके पहले तुम्हारे पास ईवेबल हाथ में होना चाहिए। समझ में आया क्या? द पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईवेबल बनाता कौन है? द वन हु causes the movement is responsible for generating the bill। यानी कि वो सप्लायर खुद हो सकता है, वो रिसिपेंट भी हो सकता है कि रिसिपेंट ने सप्लायर को बोल दिया ज़्यादा होशियारी मत करो, मैं मेरी गाड़ी खुद भेजूंगा, मेरी गाड़ी में खुद आप माल चढ़वा देना, ठीक है, मैं खुद चढ़वा लूंगा माल। तो भैया ऐसे में मूवमेंट कौन इनिशिएट कर रहा है? रिसिपेंट कर रहा है, तो वो ईवेबल जनरेट करेगा। या ट्रांसपोर्टर भी हो सकता है। समझ में आया क्या सर? अच्छा, स्पेशल केसेस जहाँ पे ईवेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, अच्छा सॉरी, ईवेबल बनाने की ज़रूरत होगी इवन इफ द वैल्यू इज़ लेस दैन 50,000। अगर आप इंटरस्टेट ट्रांसफ़र कर रहे हो हैंडक्राफ्टेड गुड्स का, या फिर इंटरस्टेट ट्रांसफ़र कर रहे हो प्रिंसिपल टू जॉब वर्क। अच्छा, मान के चलो आपने क्या किया, आपने कोई एक बहुत बड़ा थान लिया है, ठीक है, अब आप उस पर एक अपना खुद का कस्टमाइज डिज़ाइन करवाने वाले हो लोगों का, और फिर वो आप कपड़े को मतलब ऐसे मटेरियल्स में बेचने वाले हो, क्लॉथ मटेरियल्स में। तो वो करवाने के लिए बहुत ही अच्छा एक टेलर है जो आपसे थोड़ी दूरी पे एक दूसरे स्टेट में। अब वहाँ पे इवन इफ आपका जो है टर्नओवर क्या बोलते हैं, इवन इफ आपका 50,000 से ज़्यादा का नहीं है कंसाइनमेंट वैल्यू, बट अगर आपने प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को वो चीज़ भेजी है, तो अब ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा उन लोगों को? ऐसे केसेस में सर उनको ईवेबल जनरेट करना पड़ेगा। किसको? प्रिंसिपल को। समझ में आया क्या? चलो, सवाल आता है हु कॉजेज द मूवमेंट। तो भैया अगर सप्लायर ने ट्रांसपोर्ट अरेंज करा है तो वो करेगा, रिसिपेंट ने करा है तो रिसिपेंट करेगा। अनरजिस्टर्ड सप्लायर सेल्स टू रजिस्टर्ड रिसिपेंट, तो ऐसे केसेस में मान लिया जाता है कि रिसिपेंट ही है, ठीक है, वो मूवमेंट इनिशिएट करता है। अच्छा, बिल टू शिप टू में क्या होता है? दो सप्लाई होती है, एक अपना देखो, एक तो मेन अपना सप्लायर होता है, एक फाइनल रिसिपेंट होता है, एक थर्ड पार्टी होता है। तो पहला सप्लाई सप्लायर और थर्ड पार्टी के बीच में होता है। इन दोनों में से ही जो है ना कोई एक जन मूवमेंट इनिशिएट करता है, और वो ही है जो आपका क्या करता है? ईवेबल जनरेट करता है। समझ में आया क्या? तो सिंगल ईवेबल इज टू बी जनरेटेड, सप्लायर और द इंटरमीडिएट सप्लायर कैन जनरेट द ईवेबल। चलो, ये भी क्लियर है। इन्फॉर्मेशन टू बी फिल्ड इन द ईवेबल। ईवेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाती है? तो देखो, सबसे पहले तो ना दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए बनाना पड़ता है उस इंसान को जो कि मूवमेंट इनिशिएट कर रहा है, और पार्ट बी की डिटेल हमेशा कौन देता है? ट्रांसपोर्टर देता है। तो भैया पार्ट ए में क्या क्या जाएगा? सप्लायर रिसिपेंट का GSTN जाएगा, प्लेस ऑफ डिलीवरी जाएगा, टैक्स इनवॉइस और बिल की डिटेल जाएगी, वैल्यू ऑफ गुड्स जाएगा, HSN कोड जाएगा, एंड रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन जाएगा। समझ में आया? ठीक है सर, क्यों आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, माल बेच रहे हो क्या, स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हो क्या, वो सब बता देना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट डिटेल में गुड्स रिसीट नंबर जाएगा, रेलवे रिसीट नंबर जाएगा, एयरवे बिल नंबर जाएगा, व्हीकल नंबर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट जाएगा, एंड स्टफ लाइक दैट। अच्छा, अब इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ट्रांसपोर्टर जो है ना वो भी पार्ट ए फर्निश कर सकता है अगर उसके पास इस चीज़ का ऑथोराइजेशन होगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर एजेंसी भी पार्ट ए को फर्निश कर सकता है इफ़ दे आर सप्लाइड थ्रू देम। चलो, ठीक है। अब आता है प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द ईवेबल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इनवॉइस डिटेल्स एंटर करनी है पार्ट ए में। एक पार्ट ए की स्लिप जनरेट होगी, ठीक है, उसके बेसिस पे आप
पार्ट बी की डिटेल्स फिल करके ईवेबल जनरेट कर लोगे और अब आप क्या कर सकते हो, जीएसटी का कंप्लायंस होने पे गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ट्रांसपोर्टर को एक एनरोलमेंट, ठीक है, लेना पड़ेगा ऑन द ईवेबल पोर्टल अगर वो अनरजिस्टर्ड है, ऊपर अपन ने पढ़ा था, ठीक है। ट्रांसपोर्टर को, अच्छा ऊपर तो अपन ने पढ़ा था कि अगर मैं एक सप्लायर के फॉर्म में मैं अगर अनरजिस्टर्ड हूँ, यहाँ ट्रांसपोर्टर की बात करूँ तो उसको ट्रांसपोर्टर आईडी लेनी पड़ेगी। जैसे वहाँ यूनिक एनरोलमेंट नंबर था, यहाँ पे वो ट्रांसपोर्टर आईडी होती है, ठीक है सर। अगर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है और एक से ज़्यादा स्टेट में रजिस्टर्ड है तो भी वो ट्रांसपोर्टर आईडी ले सकता है कॉमन, ठीक है, बाय सबमिटिंग ऑल द जीएसटीएन, राइट। उसके बाद नॉर्मली ईवेबल इज कंसिडर्ड वैलिड ओनली इफ पार्ट बी की डिटेल फिल, जब तक पार्ट बी आप फिल नहीं करोगे ईवेबल वैलिड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन है कि अगर आपने गुड्स का, ठीक है, विद इन द सेम स्टेट यूनियन टेरिटरी डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर रखते हुए ट्रांसपोर्टेशन किया है, कंसाइनर प्लेस से ट्रांसपोर्टर की प्लेस पे या फिर ट्रांसपोर्टर की प्लेस से कंसाइनी के प्लेस पे, तो ऐसे केसेस में आपने अगर ईवेबल का पार्ट बी जनरेट नहीं भी किया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा, कुछ केसेस में आपको मैंडेटरीली ईवेबल जनरेट करना पड़ता है। कब सर? जब रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, तो ही मस्ट जनरेट, ठीक है, अच्छा कौन होगा रिस्पॉन्सिबल पर्सन? अगर मान के चलो जो रिसिपेंट है उसने अगर खुद की गाड़ी में माल उठवाया है, ठीक है, या इसकी क्या कहते हैं पब्लिक की या कोई भी अपने ट्रांसपोर्टर की गाड़ी को भाड़े पे लेके हायर पे लेके माल उठवाया है तो उसने करना पड़ेगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन हैंडलिंग द गुड्स टू अ ट्रांसपोर्टर है तो भैया वहाँ पे ट्रांसपोर्टर को जनरेट करना पड़ेगा। गुड्स रेल, एयर या वेसल के थ्रू आ रही है तो सप्लायर रिसिपेंट मस्ट जनरेट द ईवेबल बिफोर और आफ्टर द मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपको शिप के थ्रू अगर आप माल भेजने वाले हो तो क्या कोई बीच पानी में, मतलब आपके वाटरवेज में बीच में रुक के बोलेगा पेपर किधर है तुम्हारे गुड्स के, या हवे में आपको एरोप्लेन में अगर कोई गुड्स आ रहे हैं तो वहाँ ऊपर कोई पूछने वाला है? नहीं सर, वहाँ पे ईवेबल लेके घूमने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जब आप डिलीवरी लेने जाने वाले हो ना, रेलवे रिसीट है, रेलवे स्टेशन पे जाओगे आप डिलीवरी लेने, तब आपके पास ईवेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे सप्लायर रिसिपेंट जो है ना वो बाद में पहले कभी भी बना सकते हैं। अच्छा, रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हो, नो नीड टू कैरी ईवेबल बट मस्ट बी प्रेजेंट एट द डिलीवरी। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन मूवमेंट इनिशिएट करता है, ऑप्शनल है बट मे बी जनरेटेड बाय द ट्रांसपोर्टर और द रिसिपिएंट। अनरजिस्टर्ड सप्लायर सेलिंग टू अ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, अगर किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने किसी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को दिया तो मूवमेंट यहाँ पे मान लिया जाएगा कि कौन कर रहा है, कॉज कौन कर रहा है, रेसिपिएंट कर रहा है, ठीक है, प्रोवाइडेड रेसिपिएंट के बारे में हमको पता रहे एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। अब ये क्या होता है टॉपिक छोटा सा कंसोलिडेटेड ईवेबल का। ये क्या बोलता है, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। मेरी एक ट्रक है, ठीक है, मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, मेरी एक ट्रक है, वो एक पर्टिकुलर रूट पे जाने वाली है। अब मेरी ट्रक की कैपेसिटी है, समझ के चलो 10 टन की, और मेरे पास अभी माल 1 टन का ही है। यार 1 टन का माल इतनी दूर ले जाने के लिए थोड़ा कॉस्ट वाइज फिट नहीं बैठ रहा, मतलब समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है घाटे का सौदा होगा। जितना आने ले जाने का खर्चा होगा, ट्रक का मेंटेनेंस का खर्चा होगा, उतना तो मैं पैसा भी नहीं बना पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एज ए ट्रांसपोर्टर मैं वेट करता हूँ, ठीक है, फॉर फ्यू मोर कस्टमर्स, फ्यू मोर कंसाइनर्स जो उस रूट पे कहीं माल सप्लाई करना चाहते हैं। अब ऐसे केसेस में जब ऐसे मुझे कुछ कस्टमर्स मिल जाते हैं, मैंने 10 टन का 8 टन भी अगर भर लिया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मूवमेंट इनिशिएट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग बिल लेके, ठीक है, एक कॉमन इनवॉइस नंबर बना क्या कहते हैं ईवेबल बना सकता हूँ, कंसोलिडेटेड ईवेबल बना सकता हूँ। इससे क्या होगा, मुझे 10-15 इनवॉइस लेके घूमना नहीं पड़ेगा, 10-15 पेपर लेके घूमना नहीं पड़ेगा, 10-15 ईवेबल लेके घूमना नहीं पड़ेगा। इंस्टेड मैं एक कंसोलिडेटेड ईवेबल लेके घूमूंगा, ठीक है। समझ में? अब आगे ना एक और एक पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, हर ईवेबल की एक वैलिडिटी होती है। अच्छा, जो कंसोलिडेटेड ईवेबल होता है ना, उसकी अपने आप में कोई वैलिडिटी नहीं है। कंसोलिडेटेड ईवेबल में मल्टीपल ईवेबल्स होते हैं जिनकी रिस्पेक्टिव वैलिडिटी होती है, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड ईवेबल की खुद की कोई वैलिडिटी नहीं होती। समझ में आएगा? चलो देखो, सिंगल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग मल्टीपल ईवेबल्स फॉर मल्टीपल कंसाइनमेंट्स इन वन कन्वेंस, एक ही गाड़ी में बहुत सारे लोगों के माल रख लिए। ट्रांसपोर्टर कैन जनरेट फॉर्म GST EWB 02 पे, ठीक है, बिफोर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। इससे पेपर वर्क कम होता है बाय कंसोलिडेटिंग मल्टीपल ईवेबल्स इनटू वन। इंडिविजुअल ईवेबल्स रिटेन देयर वैलिडिटी। कंसोलिडेटेड ईवेबल डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट वैलिडिटी। नो, अच्छा क्या मैंडेटरी है? नहीं, जनरेशन ऑफ ईवेबल अपना कंसोलिडेटेड ईवेबल मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहो तो अपना सरदर्दी कम कर सकते हो बाय मेकिंग अ कंसोलिडेटेड ईवेबल, कुछ मैंडेटरी नहीं है। समझ में आएगा सर?
अच्छा, ईवी बिल का यूज क्या होता है? सबसे पहले इट इज इंटीग्रेटेड विद GSTR 1। आपने जैसे ही इनवॉइस की इंफॉर्मेशन पार्ट ए में डाली, वो रजिस्टर्ड सप्लायर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग के लिए इन्फॉर्म मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो जाएगी R1 में। ठीक है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स को इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली मोबाइल या ईवी बिल के थ्रू दे दी जाती है। ठीक है सर, परफेक्ट। अच्छा, अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ईवी बिल की वैलिडिटी कितनी होती है। तो सर ईवी बिल की वैलिडिटी जो है ना, देखो, अगर एक ओवर डायमेंशनल कार्गो है या मल्टी मॉडल शिपमेंट है इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट बाय शिप्स। इसका क्या मतलब, ये ओवर डायमेंशनल कार्गो का क्या मतलब, अरे जो बड़े बड़े यूनिट तो नहीं, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको ना आप नॉर्मल ट्रक पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत बड़े बड़े ट्रेलर्स आते हैं। जैसे अगर आपने कभी बाय रोड कहीं ट्रैवल किया होगा तो आपने कहीं हाईवे पे देखा होगा बड़े बड़े विंड मिल्स के जो विंग, वो अपने क्या बोलते हैं, जो फैन का जो वो विंग होता है ना, क्या बोलते हैं, ब्लेड। ठीक है, विंडमिल का जो ब्लेड होता है वो एक एक ब्लेड को एक एक ट्रेलर पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, वो नॉर्मल ट्रक में नहीं आता। तो वो हो गया काइंड ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो। समझ में आया क्या? अब अगर ऐसे में आपका एक लेग भी पानी में वाटरवेज के थ्रू आता है तो ऑब्वियस सी बात है भारी भरकम चीज़ को ले जाने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं कि डाला ट्रक पे और 100 की स्पीड पे भगा रहे हैं, नहीं, ट्रक भी धीरे चलानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि आपको हर 20 किलोमीटर के लिए एक दिन की हम वैलिडिटी पीरियड दे रहे हैं, एंड एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ के लिए एक एडिशनल दिन दे रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम आपने अगर अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो या मतलब मल्टी मॉडल शिपमेंट ट्रांसफर किया है जिसमें एक लेग भी अगर आपका वाटरवेज के थ्रू आता है तो अप टू 200 किलोमीटर एक दिन देंगे, और एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ पे हम एक एडिशनल दिन आपको दे देंगे। समझ में आया क्या? क्लियर? अच्छा, रेलेवेंट डेट कब से गिना जाएगा ये एक दिन? जिस दिन आपने ईवी बिल जनरेट करा है ना, उस दिन की रात ठीक 12 बजे से आपका वैलिडिटी पीरियड चालू होगा। समझ में आया? एक एग्जांपल दिया है, आप गो थ्रू कर लेना। चलो, अब आ जाओ ट्रांसफर एक्सटेंशन और कैंसलेशन पे। क्या हम हमारे ईवी बिल की वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं? क्या उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं? देखो, इन केस ऑफ अ ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर, मैंने क्या किया, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पे माल चेंज कर दिया। माल चेंज नहीं किया, मतलब माल मैंने बस गाड़ी चेंज कर दी, मोड ऑफ कन्वेंस मेरे को बदलना पड़ा। हो सकता है ना बीच रास्ते में ऐसा हुआ होगा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, या मेरे फैक्ट्री से थोड़ी दूर जाती मेरी गाड़ी खराब हो गई। अब क्या हुआ था, यहाँ पे मूवमेंट इनिशिएट करने वाले ने पार्ट ए की डिटेल तो बना दी, ट्रांसपोर्टर मैं हूँ, मैंने जैसे ही मेरे पास पार्ट ए का स्लिप आया, मैंने पार्ट बी की डिटेल्स फिल कर दी, मेरे गाड़ी की डिटेल। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद पता चला गाड़ी खराब हो गई, मुझे मेरी गाड़ी चेंज करनी पड़ी। तो अब मैं क्या करूँ, मैं जाके फिर से नया पार्ट भी बनाऊँ क्या? नहीं, मैं उसमें मैं अपडेट कर सकता हूँ मेरे कन्वेंस की डिटेल्स को। ठीक है, आई कैन अपडेट द कन्वेंस डिटेल इन पार्ट बी एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा कुछ लिमिट नहीं, एक ही बार कर सकते हैं, 2 ही बार कर सकते हैं, आप जितनी चाहो उतनी बार कर सकते हो। कैंसिलेशन की अगर बात करूं तो ईवे बिल जो होता है ना, अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हो या नहीं करते हो एज पर द डिटेल्स, तो ईवे बिल को कैंसिल किया जा सकता है विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन। लेकिन याद रखना, ये ईवे बिल अगर ट्रिप के दौरान इन ट्रांजिट कभी वेरीफाई हो गया ना, उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। तो कैंसिल करने की एक वैलिडिटी मतलब टाइम लिमिट है कि जनरेट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको कैंसिल कर देना। एंड कैंसिल करने के पहले याद रखना वो वेरीफाई ना हो जाए, अगर वेरीफाई हो गया तो आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इफ नॉट कंप्लीटेड विद इन टाइम एवरी बिल, ठीक है, एवरी बिल कैन बी एक्सटेंडेड विद रीजन। हर बिल को आप एक वैलिड रीजन दे के एक्सटेंड, उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड करवा सकते हो। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपका वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हुआ है ना, उसके 8 घंटे के अंदर अंदर अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द एक्सटेंशन। ठीक है सर, तो ही आप एक्सटेंड करवा पाओगे। और एक चीज़, ईवे बिल को कभी भी आप एडिट या मॉडिफाई नहीं कर सकते। वो ऊपर वो कन्वेंस बी की डिटेल वॉज एन एक्सेप्शन, बट आप कभी उसको एडिट मॉडिफाई नहीं कर सकते। द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज आप उसको कैंसिल कर सकते हो। समझ में आएगा सर? चलो, कुछ केसेस में ईवे बिल की ज़रूरत नहीं होती। कब नहीं होती ज़रूरत सर? अगर आप कोई स्पेसिफाइड गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, भाई बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, ये ऐसे गुड्स है कि एकदम बेसिक नीड वाले गुड्स है, गरीब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी गुड्स होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी रहेगी इसमें जिसमें यहाँ बोला यार ठीक है मत करो, ईवे बिल नहीं भी बनाया तो भी चलेगा। अगर आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का सप्लाई करते हो, केरोसिन ऑयल फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करते हो, पोस्टल बैगेज बाय पोस्टल डिपार्टमेंट, पर्ल्स, सेमी प्रेशियस या प्रेशियस स्टोन्स का आप सप्लाई करते हो, ज्वेलरी गोल्ड या सिल्वर की हो, ठीक है, एक्सेप्ट इमिटेशन ज्वेलरी, करेंसी,
आपका यूज्ड पर्सनल या हाउस होल्ड इफेक्ट का कोई गुड्स होगा, कोरल वर्कड या अनवर्कड, ये भी टाइप ऑफ ज्वेलरी होता है, कोई भी नॉन मोटराइज्ड व्हीकल हो गया, ठीक है, ऐसे गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जो कि जीएसटी से ही एग्जेम्प्ट है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसा बताया अभी मैंने, गुड्स ट्रांसपोर्टेड टू और फ्रॉम नेपाल भूटान, नेपाल भूटान भेज रहे हो या वहाँ से गुड्स मंगवा रहे हो, ई वे बिल नहीं बनाया तो चल जाएगा। ऐसी चीज़ें हैं जो कि सप्लाई नहीं मानी जाती शेड्यूल 3 में, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री को इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं, वहाँ डिफेंस में अपने मतलब सोल्जर लोग बॉर्डर पे इतना काम करते हैं, उनके लिए अगर अपन कुछ सप्लाई कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, पहले क्या ई वे बिल मांगोगे? कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ई वे बिल मांगने की ज़रूरत नहीं है। CGSJ-LA, ठीक है, उन लोगों को भी ई वे बिल बनाने का ज़रूरत नहीं होता अगर वो रेल के थ्रू कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। एम्प्टी कार्गो कंटेनर जा रहा है, ठीक है, एम्प्टी सिलेंडर जा रहे हैं फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसमें भरने के लिए, फॉर अदर देन सप्लाई, राइट। गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फॉर 20 किलोमीटर्स, ठीक है, विद इन 20 किलोमीटर्स फॉर वेट चेक करने के लिए अपन वे ब्रिज पे भेजते हैं, राइट। गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कस्टम्स पोर्ट या एयरपोर्ट से इनलैंड कंटेनर डिपो या कस्टम फ्रेट स्टेशन पे, या फिर इनलैंड कंटेनर डिपो कस्टम फ्रेट स्टेशन से पोर्ट एयरपोर्ट कस्टम स्टेशन पे, तो ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया क्या? क्लियर है। आ जाओ अगले टॉपिक पे, डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय द पर्सन इन चार्ज। देखो सबसे पहले उसको इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलान एज द केस में बी, एंड ई वे बिल, ठीक है, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ रेल, एयर एंड वेसल, ये सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी, इनवॉइस की कॉपी और अपना ई वे बिल। इन केस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स उसको बिल ऑफ एंट्री रखना पड़ेगा जो कि इम्पोर्टर ने फाइल करा था, मतलब जब आप गुड्स बाहर से इंपोर्ट करते हो तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो ना, वो उसको फाइल करके मतलब साथ में रखना पड़ेगा। समझ में आया? वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंस। अब यहाँ पे कमिश्नर और एम्पावर्ड ऑफिसर में ऑथोराइज द प्रॉपर ऑफिसर टू इंटरप्रेट द कन्वेंस टू वेरीफाई द ई वे बिल, ठीक है। अब एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा ड्यूरिंग द ट्रांजिट, वापस से कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा विद इन द स्टेट अनलेस कोई स्पेसिफिक हमको टिप मिल जाता है टैक्स इविजन का। कन्वेंस ऑफ नॉन इशुएंस ऑफ द, नहीं सॉरी, यहाँ कॉन्सिक्वेंस आना चाहिए था, यहाँ पे आपका जो है ना कॉन्सिक्वेंस वर्ड आना चाहिए था, नॉट कन्वेंस, तो इसको आप चेंज कर लेना। वॉट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन इशुएंस ऑफ ई वे बिल? अगर ई वे बिल बनाया, इशू ही नहीं किया, तो भाई साहब जितना भी टैक्स इवेड किया है ना वो, या फिर 10,000 रुपये विच एवर इज हायर की आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। गुड्स एंड कन्वेंस विल बी लायबल टू बी डिटेन्ड और सीज्ड, और आपके गुड्स को क्या कर दिया जाएगा? जब्त कर दिया जाएगा, कन्वेंस को जब्त कर लिया जाएगा, कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक आता है एक्सेप्टेंस का। तो भाई ई वे बिल बनाया है, सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा। 3 दिन का टाइम है, 72 आवर्स ओनली, ठीक है। सप्लायर रिसिपेंट का एक्सेप्टेंस जरूरी है, तो इफ द पार्ट ए इज फर्निश्ड बाय द रिसिपेंट और द ट्रांसपोर्टर, सप्लायर उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकता है, एंड वाइस वर्सा, अगर सप्लायर ने बनाया तो फिर अपना रिसिपेंट कर सकता है। कब तक एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, दोनों भी चीज़ आपको विद इन 72 आवर्स और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया बाय द एंड ऑफ 72 आवर्स, डिटेल्स विल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड, मान लिया जाएगा कि आपने उस ई वे बिल को वैसा का वैसा क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। चलो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ केसेस में आपकी ई वे बिल की फैसिलिटी जो होती है वो ब्लॉक कर दी जाती है, ठीक है, मतलब ई वे बिल बनाने ही नहीं दिया जाएगा। कब सर? जब कभी भी कोई कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, ठीक है। रेगुलर टैक्स पेयर है, ठीक है, मतलब कोई नॉर्मल टैक्स पेयर 2 टैक्स पीरियड से 2 महीनों से रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, रेगुलर टैक्स पेयर ने 1 फाइल नहीं करा है फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स या फिर क्वार्टर, या ऐसा इंसान जिसका रजिस्ट्रेशन ही सस्पेंड हो चुका है, वो लोग के लिए ई वे बिल की फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। हाँ, कमिश्नर चाहे तो ऐसे लोगों को ई वे बिल की फैसिलिटी अलाउ कर सकता है। अब एक स्पेशल केस आता है, ई वे बिल इन केस गुड्स स्टोर्ड एट द ट्रांसपोर्टर्स गोडाउन। कभी क्या होता है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर को आपने दिया एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, और बीच रास्ते में क्या हो गया, बहुत मतलब बाढ़ आ गई या ऐसा कुछ ऐसा है कि अपन उस रूट पे जा नहीं सकते, तो अगर ट्रांसपोर्टर कभी अपने खुद के वेयर हाउस में, अपने खुद के लोकेशन पे उन गुड्स को स्टोर कर लेता है इन ट्रांजिट, तो ऐसे केसेस में रिसिपिएंट शैल डिक्लेयर द ट्रांसपोर्टर्स गोडाउन एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। गुड्स मूवमेंट फ्रॉम द सप्लायर टू द गोडाउन शैल बी कवर्ड बाय ई वे बिल, एंड गुड्स मूवमेंट फ्रॉम गोडाउन टू द रिसिपिएंट्स प्लेस शुड बी कवर्ड बाय अ न्यू ई वे बिल। दोनों केसेस में नए ई वे बिल बनाए जाएंगे। इसी के साथ आपने ई वे बिल का चैप्टर रिवाइज कर लिया है विद इन 25 मिनट्स। अगर इस चैप्टर पे से क्वेश्चन आया, ट्रस्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन मिनिमम आएगा, ठीक है, एंड फ्री के मार्क्स है।
कुछ नहीं है, 5 पेज भी नहीं पढ़ने और 5 मार्क्स मिल जाएंगे। 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके एक्सेप्टेंस के बारे में, उसकी वैलिडिटी पीरियड के बारे में, उसको आप क्या कर सकते हो सर, कब तक आप उसको कैंसिल कर सकते हो, विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन, ठीक है। अगर आपको उसका वैलिडिटी पीरियड बनाना है विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द एक्सपायरी पीरियड। अगर आप चाहो तो जो सॉरी अगर आपको ईविल बनाना कब पड़ता है, जब आपका कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा का हो, ठीक है। इसके अलावा एक और एक था कि कभी कभी पार्ट बी, जनरली क्या होता है ईवीबल वैलिड तब माना जाता है जब पार्ट बी की डिटेल फिल करो, बट कुछ केसेस में पार्ट बी की डिटेल नहीं भी फिल करो तो भी वैलिड होता है। कब सर, जब आप विद इन 50 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में अगर माल सप्लाई करते हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। एंड चैप्टर बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। चलो, इसी के साथ चैप्टर होता है ख़त्म। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। एंड आपको पता है क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। एंड अगर इस चैप्टर के कलरफुल नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल के ग्रुप को ज्वाइन करके आपको नोट्स एक्सेस कर लेना है। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।